हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जानते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ में। जैसे कि आज जो टॉपिक हैं वो सारे जो है फिजिक्स के रखे गए हैं, है ना। भौतिकी ये ज़्यादा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे कि आने वाले आगामी परीक्षा, जैसे कि हमारा 10वीं का परीक्षा आने वाला है ना, मैट्रिक का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है फिजिक्स सब्जेक्ट के भी होते हैं, जिसमें साइंस में फिजिक्स आता है तो फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे ये गैस क्वेश्चन है। उसके अलावा आपका सीटेट है ना, या फिर आपका जो डीएलएड का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी बहुत सारे हमारे फिजिक्स के यानी भौतिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं, है ना। उसके अलावा जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें भी बहुत सारे फिजिक्स के जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें से ये सारे क्वेश्चन जो है गैस क्वेश्चन ही हमेशा ही किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग, ना लेट ना करते हम लोग देखते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है ना। जैसे कि हम पता है जूल और वाट और अर्ग ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि जूल जो है ये कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, वाट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, इसलिए हमारा डायऑप्टर आंसर के साथ जाएगा। अगला देखते हैं, हजामत के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत यानी दाढ़ी बनाने के रूप में पूछा जा रहा है, तो दाढ़ी बनाने के रूप में यदि पूछता है तो हम सीधे अवतल दर्पण का नाम लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसका प्रयोग हम लोग हजामत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग खासकर चिकित्सा में, है ना, हजामत बनाने में, इस समय इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण खासकर जो है इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं इंग्लिश में। इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में और स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण जो है खासकर ये मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, आईना कनक या फिर गाड़ी के सामने वाले शीशे में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फोकस दूरी की बात करें, बोलता है कि फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारा f बराबर जो है ये 2r होता है ना जी। तो हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा है कि क्या है, फोकस दूरी, यानी कि f बराबर 20 सेंटीमीटर है ना। तो हमें पता है कि जब f जो है यानी कि मुख्य फोकस की त्रिज्या जो है वो आधी होती है, तो यदि हमारी 20 सेंटीमीटर है तो r हमारा कितना हो जाएगा, है ना, r हमारा 2r होता है, तो 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मुख्य फोकस की त्रिज्या कितनी होती है, तो आधी होती है, तो मुख्य फोकस यदि 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के दर को, है ना, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर किसके साथ जाएगा, तो विद्युत धारा के साथ जाएगा, है ना। विद्युत वाहक बल, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं, तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, जबकि पहला आंसर जो है हमारा विद्युत धारा होगा। अगला उसी तरह से 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे नेत्र के रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनता है। कहाँ पर बनता है? दृष्टिपटल पर बनता है। कभी हम विस्तार से जो है अपनी आँख के सारे भागों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में देख रहे हैं। चलिए देखते रहते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि और कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है ना। तो बायोगैस, पेट्रोलियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो वैसे ईंधन जो जीव जंतुओं के यानी सजीव पदार्थों के सड़ने गलने से तैयार होता है, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जिसमें देखते हैं हम लोग बायोगैस, पेट्रोलियम, ए और बी दोनों, यानी कि इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। ये दोनों हमारा जो है बायोगैस और पेट्रोलियम, ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन हैं। आइए देखते हैं, सौर सेलों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल की बात करें, सौर सेल जो होता है यानी सोलर प्लेट में होने वाले जो धातु है वो कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों भाई?
क्योंकि सौर सेलों में जो सिलिकॉन की ब्लैक वाली पट्टी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। आगे देखते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है जी। तो प्रतिरोध का सूत्र जो होता है वो R=V/I होता है ना। R=V/I होता है। बात करते हैं हम लोग बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्रभावित होती है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा जो है ये अल्टरनेटिंग करंट होती है, जो कि सीधी रेखा में गमन करती है और ये बैटरी से नहीं प्राप्त होती है। और अगर सी कह रहा है ए और बी दोनों, जो कि हो नहीं सकता है, इनमें से कोई नहीं, सिर्फ बैटरी से धारा जो है वो दिष्ट धारा प्रभावित होती है। अगला देखते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करने से ठीक ठीक दिखाई देता है ना। कहने का मतलब है जो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, है ना। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में वस्तु को निकट की तो वस्तु साफ साफ दिखाई देती है ना, निकट दृष्टि दोष, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, अवतल लेंस से बने चश्मे को पहनना पड़ता है ना। बाइफोकल लेंस का प्रयोग जो है जरा दृष्टि दोष के लिए करते हैं हम लोग। तो बाइफोकल लेंस जिसमें दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों। इसके आगे देखते हैं जी इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। क्यों भाई, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन में जब इंद्रधनुष बनता है तो जब, अब इसको ऐसे समझते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब वायुमंडल से, है ना, वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल में जब हवा से वो पानी की बूंद में प्रवेश करते हैं जब सूर्य का प्रकाश, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्योंकि पानी की जो बूंदें होती हैं वो एक स्पेक्ट्रम की तरह व्यवहार करती हैं, और मतलब एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, और सूर्य का प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो वो एक अर्धचंद्राकार पट्टी के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो है वो लाल रंग का होता है, यानी कि लाल जो प्रकाश होता है उसका मतलब कि जो परावर्तन होता है बहुत ज़्यादा, अपवर्तन जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो हमें सबसे तेज और चमकीला दिखाई देता है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश, है ना, प्रवेश करता है तो थोड़ा सा अक्ष की तरफ, है ना, मुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है जी। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराने के बाद एक विपरीत दिशा में लौट जाती हैं, है ना, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी तरह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है ना, ये कोलाइट की तरह व्यवहार करता है। वर्ण विक्षेपण जब प्रकाश जो है वायुमंडल से में जब प्रवेश करती है तो बहुत सारे धूल कण जो है उसकी चाल को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसकी वजह से उस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी, कूलाम्ब हो जाएगा। क्योंकि वोल्ट मैंने पहले बताया है, वोल्ट जो है ये विद्युत यानी विभवांतर का मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट, और ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ना। जूल जो है ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है, कूलाम्ब जो है ये आवेश का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। अच्छा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो दोस्तों टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का तापमान काफ़ी उच्च होता है, 1000 वोल्ट तक 100 वाट और 1000 वोल्ट तक सहन करने की क्षमता रखता है। तांबा भी एक धातु है जो कि विद्युत के अच्छी सुचालक माना जाता है इसे। नाइक्रोम भी एक धातु है जो कि विद्युत हीटर में के तार में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उच्च तापमान को ये सहन कर सकता है। सीसा एक धातु है। कली चूना का रासायनिक सूत्र लिखें। अब कली चूना है ना, कली चूना यानी कि जिससे हम लोग जो मार्केट में मिलता है उसे हम लोग कली चूना कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कली चूना को हम लोग पानी में डाल देते हैं तो वो पानी से रिएक्शन करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जिसका सूत्र हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी
CaCO3, जिसका ये रासायनिक सूत्र है, ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, नहीं, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट ये अलग चीज़ है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र देखते हैं हम लोग। जैसे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछता है, तो जिप्सम का यदि रासायनिक सूत्र पूछता है तो CaSO4 × 10H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 1/2H2O, है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा CaSO4 × 10H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। उसी तरह CaSO4 × 1/2H2O हो जाएगा। अब हम देखते हैं उसके बाद उदासीन विलयन का pH मान यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनका pH वैल्यू जो है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय पदार्थ होता है उनका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। और कोई पदार्थ जो एकदम उदासीन है, जिसका स्वाद नहीं खट्टा है और नहीं क्षारीय है, तो उसका pH मान 7 हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किसी और दिन।